नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक बिल्कुल नए सेगमेंट में। और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। तो आज हम लोग इस बात को देखेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे कि कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश होता है। वो कौन से कारण थे जिन्होंने भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश को बहुत ही ज़्यादा अवश्यंभावी बना दिया, ज़रूरी बना दिया। और इसी वजह से यूरोप के कई देश भारत में आने के लिए अग्रसर हुए, और उसका अंततः परिणाम हमें दिखाई देता है कि भारत के लिए न केवल समुद्री मार्ग की खोज होती है, बल्कि एक नए देश के रूप में या एक नए महादेश के रूप में अमेरिका की भी खोज होती है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, इसकी शुरुआत होती है 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया, जो स्थल मार्ग से व्यापार का, भारत के साथ व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, उस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और तुर्कों के अधिकार के कारण सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो भारत आने का मार्ग रहता है वह बाधित हो जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूरोप एक ऐसा देश है जहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है, और उस ठंड से बचने के लिए एकमात्र सामान या सामग्री जो उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी जीविका के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, वो है मसाले। तो इन मसालों का व्यापार भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। और चूंकि यूरोप में जो परिस्थितियां बदलती हैं वह उनके सर्वाइवल में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती हैं। उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन हो जाती है, करो या मरो। और इसी क्रम में यूरोप के देश जैसे कि पुर्तगाल और स्पेन के जो राजा हैं, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर समुद्री यात्राओं को बढ़ावा दिया जाता है। इन समुद्री यात्राओं का मुख्य उद्देश्य होता है भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज करना, या यूं कहा जाए कि नए समुद्री मार्ग की खोज करना, जिसके द्वारा भारत के साथ व्यापारी गतिविधियों को पुनः स्थापित किया जाए। और जो उनका निरंतर व्यापार होता था, मसालों का जो आवागमन होता था, जिसके द्वारा यूरोप में ठंड से बचने के लिए उन्हें जो सहायता मिलती थी, वह चालू हो सके, वह पुनः सही सुचारू रूप से चल सके। इसी क्रम में स्पेन के राजा के द्वारा, स्पेन के शासक के द्वारा कोलंबस को सहायता प्रदान की जाती है। वह ढूंढने निकलता है भारत को, और भारत की खोज करते हुए वह इत्तेफाक से 1494 ईस्वी में ढूंढ लेता है अमेरिका को। तो अमेरिका की खोज जो होती है वो कोलंबस के द्वारा की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है भारत का समुद्री मार्ग ढूंढना, लेकिन वह ढूंढ अमेरिका को लेता है। इसके बाद आगे चलकर पुर्तगाल के एक नाविक के बारे में मालूम चलता है, जिनका नाम रहता है वास्को डिगामा। वो सन 1498 ईस्वी में भारत का समुद्री मार्ग ढूंढ लेते हैं। और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है तत्कालीन समय में, क्योंकि यूरोप के लिए वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना होती है। सवाल ये उठता है कि आखिर पुर्तगाली ही क्यों? यूरोप में तो बहुत सारे देश थे, पुर्तगाली ही क्यों थे जिन्होंने उसे ढूंढा? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है कि पुर्तगाली पूरे यूरोप में समुद्री यात्राओं में और समुंदर के रास्ते किसी भी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें महारत हासिल थी। और इसका कारण बताया जाता है कि वे अपने नेविगेशन के लिए, यानी कि समुद्र में यात्रा करने के दौरान सितारों की मदद से, तारों की मदद से वो नेविगेट करते थे और आवागमन करते थे, जिसमें ध्रुव तारे का भी वो प्रयोग करते थे। और इसके द्वारा वो आसानी से अपने एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य तक पहुंच पाते थे। इन कारणों की वजह से, और साथ ही साथ वहाँ के शासक वर्ग के द्वारा जो सहायता दी जाती थी, वित्तीय एवं अन्य सहायता, इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर रोमांच, या यूँ कहा जाए कि समुद्री यात्राओं को एक चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में देखा गया। और इसी चुनौतीपूर्ण कार्य को लेते हुए कई यात्री, या यूँ कहा जाए कि कई समुद्री यात्रा करने वाले चुनौतीपूर्ण साहसी लोग, चुनौतीपूर्ण यात्राओं को करने वाले साहसी लोग जो हैं वो उभर कर सामने आते हैं। और इन्हीं में से एक होता है वास्को डिगामा, जो एक लंबी समय यात्रा के बाद भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता है। और जब भारत में आता है तो उसके बाद फिर भारत में एक-एक करके कई व्यापारिक कंपनियां आती है। अब चूंकि यूरोप से ये लोग आ रहे थे, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति सीधा सुबह में उठे और अगले दिन या फिर एक समय के बाद वो भारत पहुंचे और बोले कि अब मैं भारत की रास्ता की खोज कर चुका हूं, और चलो अब आसानी से भारत में व्यापार किया जाए।
व्यवस्थित रूप में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी काम को करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन और साथ ही साथ एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है। और इन सभी कामों को करने के लिए यूरोप में जो अलग-अलग देश थे, उन्होंने कंपनियों की स्थापना की। ये कंपनियां जो थीं, एक नियम के अनुसार चलती थीं और इन्हीं नियमों के द्वारा इन कंपनियों के अंतर्गत आने वाले जो अधिकारी थे वो कार्यों को करते थे, जिससे कि एक व्यवस्था बनी रहती थी, ताकि किसी भी परिस्थिति में जो कार्य एक बार आरंभ हो वो रुके ना। और इसी क्रम में यूरोप में कई कंपनियों की स्थापना होती है। और भारत में जब वास्को डी गामा पहुंचता है तो वास्को डी गामा भी ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से आता है, वह भी एक कंपनी के तहत ही आता है और भारत में आकर वो अपने व्यापारिक गतिविधियों को भी करता है। तो जब वास्को डी गामा भारत आता है तो वह जिस कंपनी के तहत आता है या जो कंपनी स्थापित होती है भारत का समुद्री मार्ग ढूंढने, और फिर वास्को डी गामा जिस कंपनी के तहत आता है, कार्य करता है, वो थी एस्तादो द इंडिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों की जो कंपनी थी उसकी स्थापना होती है 1498 ईस्वी में और इस कंपनी का नाम होता है एस्तादो द इंडिया। इसके बाद आगे चलकर एक लंबे समय तक पुर्तगालियों की मोनोपोली रहती है, कोई उन्हें चुनौती नहीं दे पाता, क्योंकि समुद्र की यात्राओं में और समुद्री व्यापार में उनका एकाधिपत्य रहता है। पुर्तगालियों के बाद आगे चलकर अंग्रेजों के द्वारा एक कंपनी बनाई जाती है जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, लेकिन इस कंपनी का वास्तविक नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होता है। इस कंपनी का वास्तविक नाम, कई बार लोग जो है इस नाम को लेकर अक्सर असमंजस में भी पड़ जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ यह नाम आज बताना चाहूँगा। इस कंपनी का नाम था, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी की शुरुआत करने वालों में जो शुरुआती लोग होते हैं, या फाउंडर मेंबर्स आप कह सकते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से पुकारते थे। इन्हीं के द्वारा यह प्रस्ताव रखा जाता है कि एक कंपनी बनाई जाए और भारत में व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद भारत में जो तीसरी कंपनी की स्थापना होती है भारत आने के लिए, व्यापारिक कंपनी, ये होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना होती है 1602 ईस्वी में। आगे चलकर फिर डेनिस कंपनी की स्थापना होती है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस कंपनी का की स्थापना होती है 1616 ईस्वी में, और अंततः जो कंपनी स्थापित होती है वो होती है फ्रांस में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे नाम दिया जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना होती है 1664 ईस्वी में, और इसमें फ्रांस के जो लोग थे वहाँ पर भारत जब आते, मतलब कि आना तो नहीं चाहते थे, तो वहाँ के सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। और इसी के तहत वहाँ के प्रधानमंत्री कालबर्ग जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनके प्रयासों से ही यह कंपनी खुलती है और आगे चलती है। यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और साथ ही साथ डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो एस्तादो द इंडिया इस कंपनी का नाम था। पुर्तगालियों की जो कंपनी थी उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑफ लंदन, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। डचों की कंपनी रहती है, उसका नाम रहता है वेरिंग गिडे ओस्ट इंडीसे। और फ्रांसीसियों की कंपनी का नाम रहता है कंपनी देस ओरिएंटलेस। कंपनी देस ओरिएंटलेस जो है यह नाम रहता है फ्रांसीसियो की कंपनी का। अब इन कंपनियों में एक मुद्दा ये भी आता है कि ये कंपनियां क्या ऐसे ही आ गई कि इनका कोई उद्देश्य रहता है। तो जब इनका उद्देश्य रहता है भारत से व्यापार करना, और उस व्यापार में मुख्य इनका जो केंद्र बिंदु रहता है, वह केंद्र बिंदु रहता है मसालों का व्यापार करना। वास्को डी गामा जब भारत में सबसे पहली बार आता है तो याद रखिएगा कि वह भारत से 3 जहाज़ों में भरकर सामान लेकर जाता है, और जब वो उसे ले जाकर यूरोप के बाजारों में बेचता है तो वह 60 गुना कीमत पर बिकता है। आप अंदाजा लगाइए, आज के समय में अगर मैं एक तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा बताऊं, तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आप
ब्रिटेन से या पुर्तगाल से आप आए 3 जहाज लेकर, और इंडिया में मसाले आपने खरीदे, और फिर यहाँ से आप वापस पुर्तगाल चले गए। तो आपके पूरे यात्रा का खर्च अगर 1 करोड़ रुपए निकला पड़ा, लेकिन आप जो मसाले भरकर यहाँ से लेकर गए तो उससे आपको 60 करोड़ रुपए की कमाई हुई या मुनाफा हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 गुना मुनाफा कितना ज्यादा था उस समय के लिए। जब ये खबर पुर्तगाल में और